It's a pretty lovely good evening once again from here, and hope as always that each one of you are fine, happy and of course in fine spirits. तो स्टार्ट करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। जैसा कि देख ही रहे हैं आप, इंड AS 33। अब जहाँ तक इंड AS का सवाल है, आपके लेवल पे मैंने ये कहा था कि दो ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसमें से आपके प्रैक्टिकल यानी कि केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। एक तो मैंने कहा था इंड AS 2 और उसके बाद है इंड AS 33, जिसमें से आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। इज ए क्लियर टू यू? अब अर्निंग पर शेयर आपके लेवल पे मेनली आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर का जो कॉन्सेप्ट है या ये पूरा जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम बाद में देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर दो तरीके की होती है। एक तो हम कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, शॉर्ट में मैंने लिखा बेप्स, बेसिक अर्निंग पर शेयर, और एक बाद में हम देखेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इस पूरे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको इन दो मेन चीज़ों का मालूम होना चाहिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर का और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। अब इससे पहले कि हम इनकी चर्चा करें, सबसे पहले तो आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में मालूम होना चाहिए। जाहिर है कि अगर आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो पहला क्राइटेरिया आपका क्या होता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में एक ही बात आती है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करूँगा उससे मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। तो किसी कंपनी की अर्निंग का पोटेंशियल देखने के लिए अर्निंग पर शेयर जो है वो की क्राइटेरिया माना जाता है। इज ए क्लियर टू यू? किसी भी कंपनी की अगर मुझे परफॉर्मेंस देखनी है, खास तौर से इस संदर्भ में कि मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो मैं उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने की कोशिश करूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर मैंने कहा क्या बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर बेसिकली टू टाइप्स की होती है, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर भी करा हुआ है, करेक्ट? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो ऑफकोर्स हमको मालूम है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन टेक्निकली एक कंपनी को या एक कॉर्पोरेट एंटिटी को जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसमें उसको अपनी बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में भी बताना चाहिए और उसको अपनी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में भी बताना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा मैंने कहा, तो पहला पार्ट है बेसिक अर्निंग पर शेयर। पहले हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्यूट कैसे करी जाती है। बेसिक अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ता है कि नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि सिंपल वर्ड्स में इस कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया। वैसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो नेट प्रॉफिट चाहिए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चाहिए। दो चीज़ें मुझे चाहिए बेसिक अर्निंग पर शेयर को फाइंड करने के लिए। बेसिक अर्निंग पर शेयर को फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो नेट प्रॉफिट चाहिए, और जब भी मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट? और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए हम वेन्स कह देते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने के लिए अब आपको दो चीज़ों की महारत होनी चाहिए कि एक तो नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कैसे कंप्यूट करा जाता है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करा जाता है। तो अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लेवल पे नेट प्रॉफिट हमेशा गिवन होगा, आपको कंप्यूट करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हमें मालूम है कि जो प्रॉफिट होता है, ख़ास तौर से प्रॉफिट अर्निंग या बिफोर टैक्स जो अर्निंग होती है, अब ये वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर कोई हो तो हम उसमें ऐड करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो हम माइनस करते हैं, और उसके बाद फिर हम मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स माइनस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो
हमेशा प्रॉफिट माना जाता है कि ये शेयर होल्डर्स के लिए इतना प्रॉफिट बचा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। आपको ये भी मालूम है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, जिसको तुम प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हो, और आपको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हक पहले होता है प्रॉफिट्स पर, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है उसमें से पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर टू यू? वैसे मैंने कहा आपके लेवल पे ये हमेशा गिवन होगा। अच्छा जी, उसके अलावा अब मेन पॉइंट होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ सकती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ सकता है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये कैसे कंप्यूट करते हैं, इसके लिए मैंने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस दिए, इनको ध्यान से देखें। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसके शेयर आउटस्टैंडिंग है। उसके शेयर आउटस्टैंडिंग है का मतलब है, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और करंट ईयर 1/1/2024 मान लेते हैं ये अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट है। इज इट क्लियर टू यू? इस कंपनी के पास ऑलरेडी 10,000 शेयर हैं का मतलब है कि इस कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हुए हैं। कितने का शेयर है उसको छोड़ो, मेन पॉइंट ये है कि इस कंपनी ने 10,000 शेयर ऑलरेडी इशू करे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेश इशू ऑफ 2,000 शेयर फॉर कैश ऑन 1/4/2024। अब इस कंपनी ने क्या करा, पहले तो मैंने अभी तुमसे कहा कंपनी का अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग ये है, तो अकाउंटिंग ईयर का एंड कब होगा? 31/12/2024 को एंड होगा। 31/12/2024 को कंपनी का अकाउंटिंग ईयर की समाप्ति होगी, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट एक मिनट। अच्छा जी, तो कंपनी के पास शुरुआत में 10,000 शेयर्स हैं जैसा कि मैंने बताया। इज इट क्लियर टू यू? एक सेकंड का मुझे टाइम दे लें, जरा आपको समझाने के लिए भी मुझे कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो 10,000 शेयर्स तो कंपनी के पास पहले से ही हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने फ्रेश इशू करा, कौन सी तारीख को करा? कंपनी ने 1/4 को, यानी कि करंट ईयर की बिगनिंग के 3 महीने बाद कंपनी ने कुछ और शेयर मार्केट में फ्लोट करे, तो 1/4/2024 को कंपनी ने फ्रेश इशू करा। अब फ्रेश इशू कितने शेयर का करा? 2,000 शेयर्स का करा, 2,000 शेयर्स का करा। अब मुझे ईयर के एंड में, क्योंकि चाहे बेसिक अर्निंग पर शेयर हो चाहे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो, वो हमें ईयर के एंड में कंप्यूट करनी पड़ती है, क्योंकि ईयर के एंड में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ लम्हा पहले मैंने कहा किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसको वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी बेसिक अर्निंग पर शेयर को और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को भी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करें। अब ईयर के एंड में बेसिक अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना पड़ता है, ये मैंने कहा। अब मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो इसको फाइंड करने के लिए ना हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम वेफिंग फैक्टर। टाइम वेफिंग फैक्टर। अब ये टाइम वेफिंग फैक्टर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले तो घबराने की बात नहीं है। यानी कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ इस कंपनी के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने माने जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली 10,000 + 2,000 नहीं कह सकता, 12,000। मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? मैं ये देखूंगा कि कंपनी के जो शुरुआत में शेयर हैं 10,000, उनका यूज़ तो बिगनिंग से लेके एंड तक हुआ, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए हुआ। इनका यूज़ तो पूरे 12 महीने के लिए हुआ है ना, यानी कि 10,000। और जो ये 2,000 शेयर्स मैंने यूज़ करे हैं, इनका यूज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है। जो ओरिजिनल 10,000 शेयर है उनका यूज़ बिगनिंग से एंड तक हुआ है। इसका मतलब जो मैंने शेयर 1/4/2024 को इशू करे 2,000 शेयर, अब आप बताओ उनका यूज़ इस साल मैंने कितने महीने के लिए करा? सर 9 मंथ्स के लिए करा। इजंट इट और नॉट? 9 मंथ्स के लिए करा। तो 2,000 × 9/12 कितना आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा। इसका मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने माने जाएंगे? 11,500 माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और देखें अभी कुछ एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर 1/1/2024 को 12,000 है, यानी कि फिर से तुम्हारे पास सिचुएशन यही है कि ईयर की बिगनिंग 1/1/2024 को हो रही है, अकाउंटिंग ईयर 31/12/2024 को ख़त्म हो रहा है। कंपनी के पास शुरुआत में 12,000 शेयर हैं, 12,000 शेयर्स हैं। अब यहाँ पर उसने क्या लिखा है, यहाँ
एक्चुअली आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ 12,000 लिखा है, इसको 10,000 कर लेना। ये गलती से 12,000 लिखा हुआ है, इसको 10,000 कर लेना। तो मैं 10,000 ही कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो शुरुआत में 10,000 शेयर ही हैं, करे 12,000 नहीं है, 10,000 शेयर हैं। फिर कहता है कंपनी इश्यू 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1/10/2004। अब की बार उसने कहा कंपनी ने 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने के बाद, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग के 6 महीने के बाद कंपनी ने 1 अक्टूबर को 2,000 शेयर इशू करे हैं। लेकिन ये जो 2,000 शेयर इशू करे हैं वो कहता है 50% पेड अप हैं। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये का एक शेयर है, तो इन शेयर को जब हमने इशू करा तो हमें एकदम से 100 रुपये नहीं मिले। इसका मतलब हमने ये 100 रुपये वाले शेयर 50 रुपये के हिसाब से इशू करें। तो ऐसी सिचुएशन में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करेंगे? अब जो ओरिजिनल शेयर है 10,000, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका यूज़ तो इस साल पूरे 12 महीने के लिए हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखें यहाँ पर ये जो 2,000 शेयर हैं, ये 2,000 शेयर हैं, लेकिन ये 50% पेड अप है। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 50%, 50/100, ये 50% पेड अप है और इनका यूज़ 6 महीने के लिए हुआ है, इनका यूज़ 6 महीने के लिए हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब अगर मैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके यहाँ तक 6 महीने होंगे, तो ये तो आ गया आपका 10,000 और 2,000 का 50% कितना होता है, 1,000, और 1,000 का भी आधा कितना होता है, 500। तो ये 10,500 आ जाएगा, ये ठीक कर लेना, ये 10,500 होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 10,500 आपके निकलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ये 5 यहाँ 3 महीने लिखा हुआ है, एक्चुअली जो डेट दी हुई है 1 अक्टूबर दी हुई है, तो 1 अक्टूबर से लेकर के ईयर के एंड तक 3 महीने ही, 6 अक्टूबर से लेकर ईयर के एंड तक, अच्छा 3 महीने ही होंगे। मेरे दिमाग में 31 मार्च घूम रहा था। ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे को ऐसा लग रहा है अकाउंटिंग ईयर मार्च में ख़त्म हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर तो 3 महीने के बाद ही ख़त्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर 3 महीने के बाद ख़त्म हो रहा है तो 3/12 कर देना, उस केस में 250 ही आ जाएगा, उस केस में 250 ही आ जाएगा, वो ठीक है। क्योंकि इसमें कैलेंडर ईयर है, मुझे लगा कि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। 10,250। इज ए क्लियर टू यू? तो इस तरीके से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल देखें, ये भी इंटरेस्टिंग है। फिर से कहते हैं कि कोई कंपनी है और उसके शुरुआत में 10,000 शेयर है, जहां भी ये 12,000 लिखा है, इसको 10,000 कर लेना। 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हैं। शुरुआत में 10,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपये वाला है। अब कह रहा है कंपनी ने इस साल कुछ शेयर बोनस शेयर्स के रूप में इशू करे। बोनस शेयर का टॉपिक भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है। क्या बताया था मैंने बोनस शेयर के केस में? जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो क्या कंपनी के पास कैश आता है? कंपनी के पास कैश नहीं आता है। इज ए क्लियर टू यू? तो बोनस इशू के केस में तुम्हें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि इस केस में मेरे पास शुरुआत में 10,000 शेयर हैं। हालांकि मैंने बोनस इशू जो है 1 अप्रैल को करा है, कायदे से 9 महीने के लिए इन शेयर का यूज़ तो हुआ है, लेकिन बोनस इशू के केस में आपको टाइम पीरियड नहीं देखना है। आप यही मान करके चलेंगे कि उनका यूज़ पूरे 12 महीने के लिए हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि बोनस इशू के केस में कोई रिसोर्सेज का आउटफ्लो नहीं होता, तो इसलिए बोनस इशू के केस में कोई टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस केस में आपके 12,000 शेयर ही माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि जब भी हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि बोनस इशू के केस में टाइम फैक्टर को हमने इंक्लूड नहीं करना है, टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं करना है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। अब आ जाएं जरा कुछ केस स्टडीज़ पर। सेक्शन 1, मैंने कुछ सेक्शंस में चैप्टर को बांटा हुआ है। पहले मैंने जो पहला सेक्शन है उसमें कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से ही क्वेश्चंस रिलेटेड है। अब इसमें ज़रा तुम्हें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए वो कह रहे हैं Z487 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और शेयर कैपिटल से रिलेटेड उसकी ये ट्रांजैक्शन है। अब उसने बताया कि 1/1/2024 को कंपनी के पास ऑलरेडी 1,800 शेयर हैं, ये उसने हमें बताया। तो 1,800 शेयर है, अच्छी बात है। फिर 31 मई 2024 को कहता है कंपनी ने 600 शेयर और इशू करे और कैश में इशू करे। अब 600 शेयर कैश में इशू करे तो 1,800 शेयर पहले से ही थे, तुम्हें
तो इसका मतलब इस तारीख को अब 2400 शेयर हो गए। खैर तुम्हें इस कॉलम से लेना देना नहीं है भाई, 1800 शेयर थे, मैंने 600 शेयर और इशू करे तो टोटल 2400 शेयर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो कह रहे हैं 1/11/2024 को कंपनी ने अपने ही शेयर बाई बैक कर लिए। अब बाई बैक का चैप्टर भी आपने करा हुआ है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से बाई बैक करती है तो कंपनी के नंबर ऑफ इश्यूड शेयर कम हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 2400 से घट के 2100 शेयर रह गए और उसने बताया ईयर के एंड तक कंपनी के पास 2100 शेयर है। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है इस केस में कि हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करेंगे अगर ये माना जाए कि अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। ये भी क्लियर कर दिया। अब बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसा मैंने बताया आपको ये देखना है शुरुआत में कितने शेयर हैं। 1800 शेयर हैं। जो ओरिजिनल शेयर है उनका यूज़ तो 12 महीने के लिए ही होगा, तो टाइम वेविंग फैक्टर 12/12 हो जाएगा। उसके बाद आपने 600 शेयर और इशू करे, लेकिन ये 600 शेयर जो आपने इशू करे वो 31 मई को करें। 31 मई के बाद दिसंबर तक 7 महीने होते हैं। तो ये जो 600 शेयर हैं इनका टाइम फैक्टर 7/12 हो जाएगा, तो 350 इफेक्टिवली ये माना जाएगा इन शेयर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो 300 शेयर आपने बाई बैक करे हैं, पहले तो कौन सी डेट को बाई बैक करें ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने 1/11 को करे। 1/11 का मतलब 1 नवंबर, तो पूरा नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से 2 महीने पहले आपने बाई बैक करे। तो पहले तो आप 300 × 2/12 करेंगे। अब ये आ रहा है 50। अब बाई बैक करने से शेयर कम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा। तो इन सबको मैं टोटल करूँगा तो इफेक्टिवली इसका मतलब ऑन एन एवरेज हमारे शेयर्स जो थे वो 2100 थे। तो किस तरीके से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करते हैं ये तुम्हें अब ज़्यादा पता लग रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी तरह से केस स्टडी 1.2 को देखो। 1.2 में कह रहा है कि कंपनी के पास बिगनिंग में 5000 शेयर हैं और उनकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है और 10 रुपये लोगों ने पे भी करा हुआ है। ठीक है। फिर कह रहे हैं 1/10/2025 को कंपनी ने 2000 शेयर और इशू करे हैं। 2000 शेयर कंपनी ने और इशू करे हैं जिनकी की नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपये की है, लेकिन अभी तक इन शेयर पे 5 रुपये पे हुए हैं। अगर 10 रुपये का शेयर है और लोगों ने 5 रुपये ही पे करे तो इसका मतलब ये 50% पेड अप है। समझ में आ गया? और फिर उसने कहा कि 1/12/2025 को बिल्कुल अकाउंटिंग ईयर के एंड में, एक्चुअली लास्ट महीने की बिगनिंग में वो कह रहा है हमने बोनस शेयर भी इशू करे 10 रुपये वाले 10 रुपये के हिसाब से। ये परज्यूम करते हुए कि कैलेंडर ईयर आपका अकाउंटिंग ईयर है, आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करना है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, मुझे ये देखना है शुरुआत में मेरे पास पहले तो कितने शेयर हैं। देखो शुरुआत में मेरे पास 5000 शेयर हैं। अब मेरे को उनका वेटेड एवरेज नंबर कंप्यूट करना है, तो 5000 इंटू, अब ये इंटू 10 करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 काट दो, 10 की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा 12/12। इस केस में ये 10 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी फुल्ली पेड है, ये 10 काट देना आप। इज इट क्लियर टू यू? तो 5000 इंटू 12/12 आपने करना है। जो 5000 ओरिजिनल शेयर हैं उनका तो टाइम फैक्टर 12/12 होगा, लेकिन जो शेयर आपने 2000 शेयर इशू करे हैं ये आपने करो हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर यानी कि पूरे अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, 3 महीने के लिए इनका यूज़ तो हुआ है। तो अब आप जब इनका वेटेड एवरेज कंप्यूट करेंगे तो पहले तो मैंने ये 5/10 कराए, आप 50/100 भी कर सकते हैं। मैंने आपको उस वक्त कहा भी था ये 10 रुपये वाला शेयर है, इसमें 5 पेड हुए हैं, तो इसका मतलब 50% है, या आप सीधा ऐसे कर सकते हो 5/10। इज इट क्लियर टू यू? इस केस में आपको ये करना पड़ेगा और टाइम फैक्टर इनका 3/12 होगा, तो 250 आ जाएगा। और बोनस शेयर, हालांकि बोनस शेयर हमने केवल 1 महीना पहले अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से पहले इशू करें, लेकिन मैंने बताया था बोनस शेयर के केस में हम टाइम फैक्टर नहीं लेते। बोनस शेयर अकाउंटिंग ईयर के बीच में कभी भी हुआ हो, आप ये मान करके चलेंगे आपने ईयर की बिगनिंग में ही इनको इशू करा है। आपने बोनस शेयर के केस में हमेशा ये मान करके चलना है, इसलिए उनका टाइम फैक्टर हमेशा पूरा अकाउंटिंग ईयर रहेगा, 12/12 रहेगा, 1000। तो इफेक्टिवली आपके 6250 शेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखें केस स्टडी 1.3 को भी देखें। केस स्टडी 1.3 में वो क्या कहता है, कहता है K999 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है
और K999 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसके पास ईयर की बिगनिंग में 5,000 शेयर हैं, 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये ही अमाउंट पेड अप है। फिर कह रहा है कंपनी ने 1 अक्टूबर को यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड से 3 महीने पहले कुछ शेयर इशू करे कैश में, 2,000 शेयर इशू करें। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पर, 2,000 शेयर इशू करें हैं लेकिन ये फेस वैल्यू 5 है, ये भी फुल्ली पेड है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे उसमें फेस वैल्यू सबकी सेम थी। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें नॉमिनल वैल्यू तो सब, नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू सेम थी। लेकिन यहाँ क्या है, जो 5,000 शेयर है उनकी फेस वैल्यू 10 है और अमाउंट भी 10 पेड है, ये भी फुल्ली पेड है। लेकिन इस केस में भी इस केस में जो 2,000 शेयर इशू करे हैं इनकी फेस वैल्यू 5 है और ये भी 5 पेड है, ये भी फुल्ली पेड। लेकिन यहाँ नॉमिनल वैल्यू का डिफरेंस है। जब नॉमिनल वैल्यू का डिफरेंस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करने के लिए। कैसे, शुरुआत में मेरे पास 5,000 शेयर थे तो मैंने कहा जो शुरुआत में शेयर्स होते हैं उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 12/12 आपने करना ही करना है। अब जो ये 2,000 शेयर हैं, अब देखो ये 2,000 शेयर है, इजंट है तो ये फुल्ली पेड। फिर भी तुमने देखा ये 2,000 शेयर है, मैंने यहाँ पर 1,000 लिखा है। अब मैंने इनके यहाँ पर 1,000 क्यों लिखा है आपको ये समझ में पहले आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू, है तो ये भी फुल्ली पेड, है तो ये भी फुल्ली पेड, ये 2,000 शेयर हैं और हैं ये फुल्ली पेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 रुपये वाले शेयर हैं तो ये 5 रुपये वाले शेयर, अगर मैं इनको 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, मेरा कहने का मतलब ये 5 रुपये वाले शेयर हैं, अगर मैं इनको 10 रुपीज़ के शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनकी नॉमिनल वैल्यू है, देखो ये शेयर जो हैं इतने हैं, क्योंकि 2,000 शेयर है, इनकी फेस वैल्यू 5 रुपये है, तो टेक्निकली इन शेयर की टोटल वैल्यू 10,000 है। इन शेयर की टोटल वैल्यू 10,000 है, बात समझ में आ रही है। अब मैं इन शेयर्स को 10 रुपये वाले शेयर में इनकी फेस वैल्यू में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं ये मान करके चलूंगा कि मैंने 2,000 शेयर 5 रुपये वाले इशू नहीं करे, मैंने 1,000 शेयर 10 रुपये वाले इशू करे। बात तो वही है, अमाउंट तो अभी भी 10,000 ही आ रहा है ना। यानी कि जब आपकी नॉमिनल वैल्यू में डिफरेंस आएगा तो जो बड़ी नॉमिनल वैल्यू है उसमें आपको छोटी नॉमिनल वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये 2,000 शेयर है, इनका अमाउंट 5 रुपये के हिसाब से, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 5 है, 10,000 बनता है। अब मैं इनको 10 रुपये, मैं इनकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये कर रहा हूँ, तो 10,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा मैंने 2,000 शेयर 5 रुपये वाले इशू नहीं करे, बल्कि मैंने 1,000 शेयर 5 रुपये वाले इशू करे हैं, और हैं ये फुल्ली पेड शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि सर इन्होंने तो 5 ही पे करे, पॉइंट ये नहीं है, ये तो हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं 10 रुपये में। वो जितने का भी शेयर था उतनी वैल्यू तो उन्होंने पे कर ही दी है ना। पॉइंट तो ये समझना है आपको, भाई आपने 2,000 शेयर 5 रुपये के हिसाब से इशू करें और लोगों ने, इसका मतलब 10,000 रुपये के शेयर आपने इशू करें और लोगों ने 2,000 शेयर पे 5 रुपये आपको पे कर दिए, तो 10,000 तो आपको पूरा अमाउंट मिल ही चुका है ना। तो सिर्फ आपने करना क्या है, पहले तो आप 2,000 इंटू 5 करेंगे, उससे आपको ये पता लग गया इन शेयर की वैल्यू कितनी है। अब उसको आपने ये देखना है, जो दूसरी फेस वैल्यू है, जो बड़ी फेस वैल्यू है वो 10 है। अब 10 में आपने कन्वर्ट करना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 1,000 शेयर आप इशू करेंगे, और इसका मतलब आपने 2,000 शेयर 5 रुपये वाले इशू नहीं करे, आपने 1,000 शेयर 5 रुपये वाले इशू करे। आप ऐसे मान कर 1,000 शेयर 10 रुपये वाले आपने इशू करे, आप ये मान करके चल रहे हो, तो अमाउंट तो 10,000 ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ 1,000 और इनका यूज़ 3 महीने के लिए हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 250। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब नॉमिनल वैल्यू में डिफरेंस होता है। उसके अलावा यहाँ मैंने लिखा है केस स्टडी 1.4 में, केस स्टडी 1.4 में है कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, शुरुआत में तुम्हें दिया हुआ है 5 लाख शेयर है, फिर 30 जून को वो कह रहे हैं हमने 1 लाख शेयर और इशू करे कैश में, फिर 15/11/2024 को वो कह रहे हैं कि हमने कुछ इक्विटी शेयर बाई बैक करे 50,000, फिर कह रहा है ईयर का एंड, अब की बार ईयर का एंड 31 मार्च को हो रहा है, और इस दिन हमारे पास जो शेयर पड़े हुए हैं 5,50,000 शेयर हैं।
अब इस केस में जो मेरे पास शुरुआत में शेयर है 5 लाख, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12/12। अब जो मैंने इक्विटी शेयर 1 लाख इशू करे हैं उनका यूज़ मैंने 9 महीने के लिए करा है, तो मैं इंटू 9/12 कर दूंगा। अब मैंने शेयर जो बाई बैक करे हैं, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जो हमें डेट दी है बाई बैक की वो 15/11 दी है। 15/11 का मतलब हो गया 4.5 महीने अभी बचे हुए हैं, इज ए क्लियर टू अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने में। तो इसलिए इंटू 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, लेकिन ये बाई बैक है इसलिए माइनस करेंगे। तो इसका मतलब इफेक्टिवली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो माने जाएंगे 5,56,750 माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा छोटा सा क्वेश्चन और है, केस स्टडी 1.7। वो कह रहा है फाइंड आउट द वेन्स, यानी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 2025। फॉर द ईयर 2025 का मतलब कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है। शेयर्स आपके पास बिगनिंग में इतने हैं 5 लाख। कह रहा है आपने कुछ शेयर इशू करे हैं 1 जुलाई 2025 को 1,70,000 रुपये के, और यहाँ तुम्हें कह रहा है बोनस शेयर आपने इशू करे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2। पहले तो बोनस शेयर 1:2 का क्या मतलब हो गया? कितने बोनस शेयर आपने इशू करे? 5 लाख शेयर आपके पास पहले से थे, बोनस इशू का चैप्टर आपने करा हुआ है। बोनस रेशियो 1:2 का क्या मतलब है कि हर 2 को आपने 1 शेयर फ्री में दिया, तो इसका मतलब 2.5 लाख बोनस शेयर आपने इशू करे हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर जो थे वो बिगनिंग में 5 लाख आउटस्टैंडिंग थे, फिर बोनस शेयर्स तो मैंने कहा उसमें तो टाइम फैक्टर हमें देखना ही नहीं होता। हाँ, जो मैंने फ्रेश इशू करा है वो 1/7/2025 को करा है, तो 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर के एंड तक 6 महीने होते हैं, तो 1,70,000 इंटू 6/12 85,000 आ जाएगा, और 8,35,000 आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कंप्यूट करते हैं ये आपको पता लग गया। अब हम वेलकम अगेन। तो बड़े स्टार्ट करेंगे अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सेक्शन 2 कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। मैंने अभी आपसे कहा था कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में से श्योरली एंड विद सर्टेनिटी हम कह सकते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर में हमने क्या देखना है, मैंने शुरू में ये भी कहा था कि पहले 2 सेक्शन आपके जो हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर का और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का, ये सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, इसका आपने खास ध्यान रखना है। करेक्ट। सबसे पहले तो केस स्टडी 2.1 को देखें। केस स्टडी 2.1 में कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन द बिगनिंग 6 लाख है। हमारी कंपनी के पास 6 लाख शेयर पहले से हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास बिगनिंग में है। 10% डिवेंचर भी हमने इशू करे हैं हमारे पास पहले से हैं, और कह रहे हैं कंपनी ने कुछ फ्रेश इशू करा। फ्रेश इशू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 3rd मंथ 1,20,000, और प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 21 लाख का है। आपको याद होगा मैंने बताया था जब बेसिक अर्निंग पर शेयर हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर जब हम कंप्यूट करते हैं, एक तो हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंप्यूट करना आना चाहिए। देखो जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब कह रहे हैं कि हमारी कंपनी के पास बिगनिंग में 6 लाख शेयर्स थे, तो बिगनिंग में 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 6 लाख इंटू 12/12 इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जहाँ तक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का सवाल है, तो जो बिगनिंग में शेयर थे वो तो इफेक्टिवली 6 लाख पूरे यूज़ हुए, और उसके बाद वो कहता है कि फ्रेश इशू। देखो मैंने कहा हम जब भी वेटेड एवरेज शेयर्स कंप्यूट करेंगे हमेशा इक्विटी शेयर्स का करेंगे। फिर कह रहे हैं कंपनी ने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करा। जब शेयर्स के आगे लिखा नहीं रहता प्रेफरेंस या इक्विटी तो हमेशा वो इक्विटी शेयर माने जाते हैं, इसका मतलब ये इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू हुआ। और वो कह रहे हैं हमने ये फ्रेश इशू जो करा एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ करा है। एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ का मतलब है कि 9 महीने के लिए इनका यूज़ हुआ। तो थर्ड मंथ के एंड में हमने जो 1,20,000 शेयर इशू करे तो इंटू 9/12 में करूँगा, तो 9/12 का मतलब हो गया 90,000। 90,000 का मतलब क्या हो गया 6,90,000। तो इसका मतलब टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 6,90,000 के हो गए। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने कहा था बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने के लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, उसने तुम्हें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स।
तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम्हें याद होगा खास तौर से आप जब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर चुके हैं तो आपको मालूम है जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते थे तो उसमें दुनिया जहान के खर्चे लिखते थे, करेक्ट। लेकिन सबसे लास्ट आइटम जो आप माइनस करते थे वो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते थे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास लास्ट आइटम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हारे पास निकल चुका है, ये तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 21 लाख तुम्हें दिया हुआ है। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये शेयर होल्डर्स के लिए होता है, यानी कि इस प्रॉफिट पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हक है और इक्विटी शेयर होल्डर का भी हक है, लेकिन पहला हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। तो इस प्रॉफिट का कितना पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा, हम पहले तो लिखेंगे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख की है, तो 15 लाख की मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखूंगा, और उनका रेट ऑफ डिविडेंड जैसा कि आप देख रहे हैं 12% है, तो मैं 12%। इसका मतलब मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड कंप्यूट करा, और प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या मतलब निकला, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं। तो 1,80,000 रुपीज़ प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। अब ये मैंने इसमें से माइनस करा, तो अब जो प्रॉफिट बच गया इसका मतलब ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट बच गया, 19,20,000। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद अब आप बेसिक अर्निंग पर शेयर आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर 19,20,000 है। अब 19,20,000 को आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 6,90,000 है, तो 6,90,000 से आप डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से आपके पास अब जो भी फिगर आ जाएगी 2.78 वो बेसिक अर्निंग पर शेयर आपकी बनेगी। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज योर 2.78। इज इट क्लियर टू यू, यानी कि एक शेयर पे मेरी अर्निंग 2.78 की है। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केस स्टडी 2.2। इसमें कहता है कि इन अप्रैल 2024 ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ₹50 per share was called up on that date, which was paid by all the shareholders। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी ने ईयर की बिगनिंग में 1,20,000 शेयर इशू करे हैं। ईयर की बिगनिंग में कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू तो करे हैं, और ये भी कह रहा है कि ये जो शेयर है वो 100 रुपये वाले शेयर हैं, 100 ईच ये शेयर हैं। लेकिन उसने कहा कंपनी ने जब ये शेयर इशू करे तो ये 50 पेड अप के हिसाब से करे, यानी कि कंपनी ने अभी 100 रुपये में से केवल 50 रुपये बुलाए हैं। पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में उसने आगे ये भी कहा द रिमेनिंग 50 वॉज कॉल्ड अप ऑन 1/9/2024। अब रिमेनिंग 50 जो है वो कहता है 1 सितंबर को, यानी कि 1 सितंबर 2024 को। एक्चुअली इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 31/3/2025 को ख़त्म हो रहा है, ये 25 कर लेना, करेक्ट। तो इसका मतलब जो है ये अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2024 को, जहां हमने 1,20,000 शेयर इशू करे हैं, और ये ईयर हमारा ख़त्म कब होगा, ये ईयर हमारा ख़त्म होगा 31/3/2025 को। अब उसने क्या बताया, कंपनी ने 1 सितंबर को कंपनी ने बचे हुए 50 रुपये भी बुला लिए। इस तारीख को कंपनी ने बचे हुए 50 रुपये बुला लिए। कंपनी ने 50 रिमेनिंग जो है वो कॉल्ड अप कर लिए, 50 कॉल्ड अप, रिमेनिंग अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया। 50 जो है हमने बुला लिए। लेकिन उसने कहा जब कंपनी ने 1 सितंबर 2024 को रिमेनिंग अमाउंट बुलाया तो क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा हुआ है कि सारे शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे तो करा, पे भी कर दिया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 24,000। लेकिन इन 1,20,000 शेयर में से एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने क्या बोलते हैं 24,000 शेयर पे अमाउंट पे नहीं करा। इसका मतलब 1,20,000 शेयर में से जो हमारे 1,20,000 शेयर्स थे उनमें से ये बचा हुआ 50 रुपये का अमाउंट 24,000 शेयर्स पे नहीं मिला, बचे हुए 24,000 शेयर्स पे नहीं मिला।
इसका मतलब 9 अगर मैं 1,20,000 में से 24,000 माइनस कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 96,000 शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे कर दिया बचा हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बचा हुआ अमाउंट पे कर दिया। अब याद रखना कि कंपनी ने यहाँ कोई फ्रेश इशू नहीं करा है, कंपनी की ने यहाँ एक बारी बस 1,20,000 शेयर इशू करे हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू? बाकी तुम्हें यह भी कह रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल 2,64,000 है आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड टैक्स देने के बाद कह रहा है कि ये प्रॉफिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो ये तो तुम्हें गिवन है, बस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो 1,20,000 शेयर हैं, ये ओरिजिनल जो 1,20,000 शेयर है, इनका यूज तो यहां से लेकर के यहां तक पहले आप देखो, यानी कि 1/4 से लेके 1 सितंबर तक 5 महीने होते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल 1,20,000 शेयर है 100 रुपये वाले 50 पेड अप, इनका यूज़ तो इसका मतलब हमने 5 महीने के लिए करा। करेक्ट? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जो ओरिजिनली मेरे पास 1,20,000 शेयर है उनका यूज़ मैंने 5 महीने के लिए करा, लेकिन इन 5 महीने तक ये 50% पेड अप है। भाई ये 50% पेड अप है ना, क्योंकि 100 में से हमने 50 बुलाए हैं, तो वेटेड एवरेज कितनी आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी। अब 1 सितंबर को क्या हुआ, इन 1,20,000 में से 96,000 शेयर्स तो फुल्ली पेड हो गए। बात समझने की कोशिश करें, इन 1,20,000 में से 96,000 ने बचे हुए 50 रुपये पे कर दिए, तो ये फुल्ली पेड हो गए। तो इसका मतलब 96,000 शेयर होल्डर्स का यूज़ 1 सितंबर से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक हुआ एज फुल्ली पेड। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मंथ्स कंप्यूट करूँगा तो ये 7 महीने आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसीलिए मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा है, 96,000 शेयर 7/12 इंटू 100/100, क्योंकि अब ये फुल्ली पेड हो गए, तो 56,000 ये आ जाएगा। अब ये जो बचे हुए 24,000 शेयर हैं, ये अभी भी 50 पेड अप ही हैं, और इनका यूज़ 1 सितंबर से लेके ईयर के एंड तक अगर हम कंप्यूट करेंगे 7 मंथ्स के लिए, लेकिन 50% के हिसाब से करेंगे। यानी कि जो 1,20,000 शेयर्स थे उसमें से 96,000 1 सितंबर को फुल्ली पेड हो गए, लेकिन 24 नहीं हुए। तो 24 का यूज़ भी 7 मंथ्स के लिए होगा, लेकिन 50% पेड अप के रूप में होगा 7,000। तो इस तरह से आपके इफेक्टिव शेयर जो आ जाएंगे 88,000 आ जाएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। और अर्निंग पर शेयर आप कंप्यूट कर सकते हैं। जब हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं तो हमारा मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर से ही होता है, तो डिवाइडेड बाय 88,000, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,64,000, तो इस तरह से 3 रुपये पर शेयर जो है वो बेसिक अर्निंग पर शेयर आपकी आ जाएगी। उसके बाद केस स्टडी 2.3 में क्या कहा गया? केस स्टडी 2.3 में क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर आल्सो। केस स्टडी 2.3 में क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर वीआरएस पेमेंट। कोई कंपनी है और वीआरएस पेमेंट करने से पहले लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का ये पेमेंट है। अब ये वीआरएस पेमेंट क्या होती है, जिसको तुम टैक्स में पढ़ते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपको मालूम है ना, कई लोग जब वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेते हैं तो कंपनी उनको कंपनसेशन देती है, जो कि कंपनी का एक खर्चा है। तो वो कह रहा है वीआरएस की पेमेंट करने से पहले लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का आपका ये प्रॉफिट है। अब तुम्हें वीआरएस पेमेंट दी हुई है, तो जाहिर है कि जब तुम नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करोगे तो इसको माइनस करोगे, और ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको भी हम माइनस करेंगे। और उसके बाद यहाँ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लिखा हुआ है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आजकल वैसे नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, फिर भी टैक्स आप पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉयज़ को परक्विजिट्स मिलते थे उन पे भी टैक्स लगता था, उसको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते थे। लेकिन वैसे आजकल तो नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया है तो इसको भी तुम माइनस करोगे। तो 75 का जो प्रॉफिट है उसमें से वीआरएस की पेमेंट तो माइनस नहीं हुई है, तो वो तुम माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन तो माइनस हो चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस करोगे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी माइनस करोगे। ऐसा कर करके उसके बाद डेप्रिसिएशन तुम्हें दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन को तुमने कुछ नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो तुम्हारे पास पहले तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर वीआरएस पेमेंट बट आफ्टर डेप्रिसिएशन इतना है। मैंने वीआरएस पेमेंट माइनस करी, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स माइनस करा, तो इस वक्त मेरा नेट प्रॉफिट 27.90 का है नेट अर्निंग। इसका मतलब ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए है। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट जो आया 27.90 करोड़ का, ये सारा का सारा प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है,
तुम्हें दिया हुआ है तुम्हारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है। पहले तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है आपको करोड़्स में दी हुई है, यानी कि रुपी वैल्यू है। पहले तो नंबर ऑफ शेयर देखो कितने, 93 डिवाइडेड बाई 10, 9.3। इसका मतलब आपके पास 9.3 करोड़ शेयर्स हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि हमने कुछ फ्रेश इशू वगैरह कराया, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 9.3 आ जाएगा। तो बाद में जब आप अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करेंगे तो 27.90 को आप डिवाइड करेंगे 9.3 शेयर से, ये ठीक कर लेना, 9.3 शेयर से डिवाइड करेंगे तो 3 रुपये पर शेयर आपकी अर्निंग आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो ये करा जा सकता है। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखें। वो कह रहा है फाइंड आउट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहले तो कह रहा है हमारे पास बिगनिंग में 5 लाख शेयर हैं, फिर हमने बोनस इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कैश में जो मैंने शेयर इशू करे हैं, कैश में मैंने जो शेयर इशू करे हैं वो मैंने 1/7/2019 को करे हैं। अब बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है फॉर द ईयर 2019, तो उसका मतलब कैलेंडर ईयर है। तो 17 से लेकर के ईयर के एंड तक 6 महीने होते हैं। तो 5 लाख तो आपके पास शुरुआत में शेयर हैं। चलो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। 5 लाख तो आपके पास शुरुआत में शेयर हैं। फिर आपने जो ये 1,70,000 शेयर इशू करे हैं, तो 1,70,000 इंटू 6/12 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के लिए आपने इनका यूज़ करा। डेट इज़ इक्वल टू 85,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपने बोनस इशू करा है 1:2 के रेशियो में। तो 5 लाख आपके शेयर थे, 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 मैं करूँगा तो बोनस शेयर जो निकल आएंगे वो 2,50,000 निकल आएंगे। और बोनस शेयर्स के केस में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम जो है टाइम फैक्टर को नहीं देखते। इसका मतलब इन सबको मैं टोटल कर दूँ तो ये मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 8,35,000। तो 8,35,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, तो 15 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 8,35,000 से, तो ये आपकी जो है अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू? 1.796 या अप्रोक्सीमेटली 1.80। फिर उसके बाद इसमें एक सेक्शन 3 भी है। अब सेक्शन 3 का जो ताल्लुक है वो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से। अब डाइल्यूटेड अर्निंग, डाइल्यूट का मतलब ही होता है, वैसे तो हम जैसे कोई लिक्विड है उसमें कोई दूसरी चीज़ मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट है, वैसे डाइल्यूट का मतलब जो वर्ड डाइल्यूट यूज़ करा जाता है वो ख़राब के लिए करा जाता है, यानी कि मैं किसी चीज़ को मिक्स करूँ और वो चीज़ ख़राब हो जाए, करेक्ट, उसको हम वर्ड डाइल्यूट कहते हैं। तो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, बेसिक अर्निंग हैं, क्या ये डाइल्यूट हो सकती हैं? इस पर्पज़ के लिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करी जाती है। जैसे मैं आज किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट, अब मैंने कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर की देखी, तो क्या यही अर्निंग कंपनी की फ्यूचर में भी रहेंगी या नहीं रहेंगी? तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को सही डिसीजन लेने में आसानी हो, जब वो इन्वेस्ट करें तो सही डिसीजन लेने में उनको आसानी हो, इसलिए कंपनीज एक्ट ये कहता है और स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो वो बेसिक अर्निंग पर शेयर के साथ साथ अपनी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को भी रिफ्लेक्ट करे कि फ्यूचर में क्या ये अर्निंग डाइल्यूट हो सकती है या कितने तक हो सकती है। इज इट क्लियर टू? ताकि शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डायरेक्टली मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का 100 लाख रुपए का है और मान लेते हैं कि उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हैं वो 50 लाख के हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स of 100 each and each debenture is convertible into 10 equity share। पहले तो इस कंपनी ने कुछ डिवेंचर इशू करे हुए हैं, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे हुए हैं 100 रुपये वाले, और आउटर कॉलम में लिखा है 1 लाख, ये रुपीस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 लाख डिवेंचर हैं 100 रुपये वाले, 1 लाख डिवेंचर इशू करे। लेकिन कंपनी ने जब ये डिवेंचर इशू करे होंगे तो कंपनी ने हो सकता है इनको ऑप्शन दिया होगा कि आप चाहो तो कुछ टाइम के बाद अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। तो वो कह रहा है ये ईच डिवेंचर, प्रत्येक डिवेंचर 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, प्रत्येक डिवेंचर। पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये पूछूं, अच्छा उससे पहले इस क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर 12 लाख के हैं डिवेंचर होल्डर्स का। भाई देखो, डिवेंचर 1 लाख के, 1 लाख डिवेंचर इंटू 100,
100 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 100 लाख का 12% कितना हो गया, 12 लाख। तो तुम्हें दिया हुआ है 12 लाख का इंटरेस्ट भी है, खर्चा भी है, और वो कह रहा है टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,60,000। इसका क्या मतलब है ये मैं अभी क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरा इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। मुझे आप फटाफट इस क्वेश्चन में ये बताओ कि कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बेसिक अर्निंग पर शेयर में हम क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 100 लाख का है, वो तुम्हें गिवन ही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना, और क्वेश्चन में तुम्हें दिया है तुम्हारे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 50,000 हैं, 50 लाख हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपये की है, 2 पर शेयर। बेसिक अर्निंग तो इतनी है। अब मैंने इस क्वेश्चन में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी कंप्यूट करी, जिसको मैं डेप्स बोलता हूँ, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पहले लिखा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ सकता है से क्या मतलब है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ सकता है से क्या मतलब है, पहले तो ये देखो कि अभी तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। सर नेट प्रॉफिट अभी तो हमारा 100 लाख का है, तो ये 100 लाख की फिगर रख दो। जब तुमने करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कंप्यूट करा होगा तो हर तरीके के खर्चे माइनस करे होंगे, टैक्स भी माइनस करा होगा, उससे पहले डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे माइनस करे होंगे, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं जो कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी कारण से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इन डिवेंचर को कन्वर्ट करूंगा फ्यूचर में, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कन्वर्ट हो गई, अगर कन्वर्ट होंगे तो कितने इक्विटी शेयर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। कंपनी ने क्या लिखा है कि ये हमारे 1 लाख डिवेंचर हैं, 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर हैं, और ये कन्वर्टेबल हैं इनटू 10 इक्विटी शेयर। ईच डिवेंचर विल गेट कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर। भाई मेरे डिवेंचर 1 लाख के हैं, समझने की कोशिश करो, मेरे डिवेंचर 1 लाख हैं, 1 लाख डिवेंचर्स हैं। हर डिवेंचर यानी कि एक डिवेंचर जो है वो कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक डिवेंचर 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 लाख डिवेंचर जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 1 लाख इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 लाख। ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हम एक वर्ड यूज करते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ये अभी इक्विटी शेयर्स तो नहीं हैं, लेकिन इनमें काबिलियत है, पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकते हैं। यानी कि डाइल्यूटेड अर्निंग जब आप कंप्यूट करते हैं तो आपको अपनी वर्किंग में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करने आने चाहिए कि फ्यूचर में क्या हमारा कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपने ये देखना है कि जो डिवेंचर कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो कितने इक्विटी शेयर्स में होंगे, 10 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, नंबर 1। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो एक फ़ायदा भी कंपनी को पहुंचेगा। सर क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इन डिवेंचर पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे वो इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब मैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूंगा तो मुझे पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो कंप्यूट करने ही पड़ेंगे, और मैं ये भी कंप्यूट करूंगा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट अब जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे इनको अब इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेरे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया था। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस करूंगा इंटरेस्ट, मैं प्लस करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अब मैं ऐड कर रहा हूं। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी सेविंग हो जाएगी, सेविंग्स।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की आपकी सेविंग्स हो जाएंगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12 लाख से, क्योंकि अभी तक आप 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? 12 लाख रुपए आप क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं? तो एक तो ये करना है आपने। जब मैं कह रहा हूँ एडजस्ट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि क्या आपकी कोई इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, सपोज मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 लाख रुपए है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख रुपए है सपोज, और मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट अभी इंटरेस्ट देने से पहले का है, मान लेते हैं इंटरेस्ट 12 लाख का है, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है? 88 लाख का। अब इस 88 लाख पे मान लेते हैं कि टैक्स का रेट 30% है। मैं टैक्स रेट जरा कंप्यूट करें, 30% कितना आता है? चलो मैं कंप्यूट करके देखता हूँ, कैलकुलेटर यहीं पड़ा है। तो 88 लाख का 30% अगर मैं कंप्यूट करूँ, ये मानते हुए कि टैक्स रेट 30% है, तो मेरे को टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 26.40 का मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। इजंट इट और नॉट? ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट फिर घट जाएगा और प्रॉफिट जो बच जाएगा वो 61.16 का रहेगा। अगर सपोज मुझे ये इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, सपोज मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 100 का होता, और 100 पे मैं 30% के हिसाब से टैक्स पे करता, तो मेरा प्रॉफिट जो है 70 का होता। आपने क्या नोट करा? आपने एक चीज क्या नोट करी कि जब आपने यहां इंटरेस्ट लिखा, समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपने यहां इंटरेस्ट लिखा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 26.40 की थी। लेकिन जब आपने इंटरेस्ट नहीं लिखा तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। और कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, जरा मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दूं। पहले आपने टैक्स पे करा था 26.40 और अब आपने टैक्स पे करा 30 माइनस 26.40, ये कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। आपने क्या समझने की कोशिश करी? इसका मतलब है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट का खर्चा लिखते हैं तो नो डाउट उससे हमारा प्रॉफिट तो कम होता ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा जब मैंने इंटरेस्ट लिखा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 26.40 की थी, जब मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। यानी कि इंटरेस्ट का पोर्शन लिखने से मुझे 3.60 के बराबर टैक्स लायबिलिटी का फायदा हो रहा था। बात समझ में आ रही है? जो मैंने ये इंटरेस्ट यहां लिखा, इसके लिखने से मुझे 3.60 का फायदा हो रहा था। ये 3.6 आप डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली 12 का अगर 30% कंप्यूट करेंगे, डायरेक्टली आप 12 का 30% कंप्यूट करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि टैक्स यहां लिखने से, सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट लिखने से मुझे टैक्स का कितना फायदा हो रहा है? 3.6 का फायदा हो रहा है। टैक्स लिखने से 3.6 का फायदा हो रहा है क्योंकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 3.6 से कम हो रही है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लिखते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऑफ कोर्स कितने से बढ़ेगी? डेट इज 3.6 से बढ़ेगी। तो मैं जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में क्या आना चाहिए? आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि जब मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऐड करा तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अब मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना, क्योंकि अब मेरे डिवेंचर है ही नहीं, डिवेंचर तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं इंटरेस्ट मुझे पे नहीं करना, इसलिए इंटरेस्ट तो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट के ऐड करने से क्या होगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि इंटरेस्ट जब मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अब इंटरेस्ट का कोई खर्चा ही नहीं है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? अभी मैंने आपको बताया था जब आपने 12 लाख का इंटरेस्ट लिखा तो आपने सीधा 12 लाख का 30% कंप्यूट करा तो आपको डिफरेंस पता लग गया। तो इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 30% टैक्स दिया हुआ है, तो 30% अगर आप इस इंटरेस्ट का निकाल लेंगे 30 लाख ऑफ 12 लाख, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो
3,60,000। वैसे ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड टैक्स कितना है वो तुम निकाल भी सकते हो, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। इसका मतलब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने के लिए एक तो मेरे को अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो जनरली एक तो इंटरेस्ट की आपको फ़ायदा हो जाएगा, इस सेंस में कि आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट पे नहीं करना, तो इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा आपको एक नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट की इनकम ऐड करेंगे तो इतने पोर्शन से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो अब ये मैं प्लस माइनस करने के बाद जो भी मेरे पास आ जाएगा उसको मैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बोलूँगा। एक तो मुझे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना होता है, और उसके अलावा मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो कंप्यूट करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हैं उसमें मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऐड कर दूंगा। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट मेरे पास आया है उसको मैं, ये जो फिगर मेरे पास आएगी इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर करके बताया भी हुआ है, वैसे तो मैंने आपको बड़े क्लियर अंदाज में यहाँ बताया। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट देखो, जो 100 लाख का प्रॉफिट था उसमें मैंने 12 लाख का इंटरेस्ट ऐड करा, और जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई वो मैंने माइनस करा, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट 1,08,40,000 का आ जाएगा। अब नंबर, फिर मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर के कन्वर्ट होने से इक्विटी शेयर 10 लाख से बढ़ जाएंगे। तो यही वजह है कि अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यूज टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो अब जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा तो जो मेरे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर थे वो 50 लाख थे, और ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो अब मैं 60 लाख से डिवाइड करूंगा 108,40,000 को। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास फिगर 1.81 की आ जाएगी। तो इस तरह से डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो कंप्यूट करी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से केस स्टडी 3.1 को देखें, वो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपका 200 लाख का है। कितने का है? 200 लाख का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 40 लाख के। अब कह रहा है बेसिक अर्निंग पर शेयर, वो तो तुम्हें कैलकुलेट करके दी हुई है, वैसे भी 200 लाख को 40 लाख से डिवाइड कर दोगे तो 5 ही आ जाएगा। लेकिन मेन चीज आपको दी हुई है, नंबर ऑफ 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर। मैंने कहा कि जब हम डाइल्यूटेड अर्निंग कंप्यूट करेंगे तो उसमें एक अहम स्टेप तो ये है कि हमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करने पड़ते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करने के लिए इस तरह की लाइन का आपको ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि पिछली बार डिवेंचर से रिलेटेड था, अब की बार भी डिवेंचर से रिलेटेड है कि कंपनी के 11% डिवेंचर हैं, 50,000 डिवेंचर हैं, और कह रहा है हर डिवेंचर जो है वो 8 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो 50,000 डिवेंचर्स अगर कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में तो इंटू 8, तो इसका मतलब 4 लाख से मेरी इक्विटी शेयर बढ़ जाएगी, 4 लाख से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मुझे अपना एडजस्टेड प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब एडजस्टेड प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है पहले तो आप उसको लिखेंगे। नेट प्रॉफिट आपका 200 लाख रुपए का है, तो 200 लाख रुपए आपने लिख दिए। अब अगर मैं डिवेंचर नहीं लिखूंगा तो इन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट था, जो कि मैं अभी तक माइनस कर रहा था, अब मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास प्रेजेंटली 50,000 डिवेंचर थे, और 50,000 डिवेंचर जो हैं वो 100 रुपये वाले हैं, इसका मतलब 50 लाख के डिवेंचर हैं। इन 50 लाख के डिवेंचर पे जो मेरा खर्चा अभी तक आ रहा था वो 11% के हिसाब से आ रहा था। तो इसका मतलब 50 लाख का 11% 5,50,000 रुपये में इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा हूँगा अभी तक, तो वो मैं अब ऐड कर दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मैं माइनस भी करूंगा, क्योंकि मेरी टैक्स सेविंग्स, मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इंटरेस्ट तो लिख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो इंटरेस्ट मैंने ऐड करने का मतलब है कि मैं अब नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। तो उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, इसके लिए तुम्हें टैक्स रेट देखना पड़ेगा। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, और कितने से टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, इस फिगर को मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट के
अमाउंट से, इंटरेस्ट का अमाउंट 5,50,000 है, तो जो कि तुम्हारा 1,65,000 आ जाएगा। तो ये 5,50,000 प्लस और 1,65,000 माइनस करने के बाद जो भी फिगर आएगी उसको तुम डिवाइड कर दोगे। तुम्हारे जो पहले नंबर ऑफ शेयर थे 40 लाख प्लस 4 लाख 44 लाख से तुम डिवाइड कर दोगे। यहाँ मैंने ये कर करके वैसे बताया भी हुआ है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट देखो कंप्यूट करने के लिए 200 लाख में मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करे और टैक्स 1,65,000। यहाँ मैंने टैक्स सेविंग्स ऑफ 165 माइनस इसलिए बताया है क्योंकि अब ये जो टैक्स तुम्हारी सेविंग्स पहले हो रही थी अब नहीं होंगी, इसको तुम इंक्रीज इन टैक्स भी लिख सकते हो। तो अब तुम्हारा खैर एडजस्टेड प्रॉफिट इतना आ जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब जो इक्विटी शेयर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे वो 4 लाख होंगे, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो तुम्हारे पास अब हो जाएंगे वो 44 लाख हो जाएंगे। तो इस फिगर को 44 लाख से डिवाइड करेंगे तो डाइल्यूटेड अर्निंग 4.63 पर शेयर की हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है केस स्टडी 3.2। तो वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें 100 लाख का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख के हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर तो तुम्हें दी हुई है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी उसने कहा नंबर ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर जो हैं, नंबर ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर 5 लाख हैं, और वो कह रहा है ये कन्वर्ट होंगे 10 इक्विटी शेयर में। यानी कि अगर मेरे 5 लाख डिवेंचर हैं, 5 लाख डिवेंचर हैं और ये 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर 50 लाख से बढ़ जाएंगे। 50 लाख से, इसका मतलब पोटेंशियल इक्विटी शेयर 50 लाख हैं और पहले आपके पास 10 लाख शेयर थे, अब 50 लाख से शेयर बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 100 लाख का गिवन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आप अब कंप्यूट कर सकते हैं, इंटरेस्ट का खर्चा आपका 5 लाख पर आएगा। उस 5 लाख पे आप 30% का टैक्स कंप्यूट करना और वो माइनस करना, तो इस तरह एडजस्टेड प्रॉफिट आपका इतना हो जाएगा। अब एडजस्टेड प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद जब आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर पहले 10 लाख थे, अब 5 लाख। अच्छा, ये 5 लाख क्यों है यहाँ पर? ये 5 लाख हैं एक्चुअली, या तो ये 50,000 की फिगर होनी चाहिए, इसको 50,000 कर लेना, ये फिगर 50,000 कर लेना, क्योंकि एक इक्विटी शेयर 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल है, तो तभी मेरे को भी लग रहा था ये कुछ ज़्यादा बड़ी फिगर है। तो 50,000 डिवेंचर अगर 10 में कन्वर्ट होंगे तो 5 लाख से शेयर बढ़ जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आपका इतना आ जाएगा और 15 लाख से आप डिवाइड करेंगे 9.90 जो है वो आपकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अब इतने क्वेश्चन करके एटलीस्ट एक क्वेश्चन 3.3 आपको खुद ट्राई करना चाहिए, वैसे ये भी मैंने इसमें करा के रखा है। इसी में एक और पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं शेयर ऑप्शन प्लान्स। याद होगा आपको, अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें हैं, तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका भी डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट का रेस्ट। सो वेलकम अगेन। और बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टैंडर्ड है, वैसे तो आपके सेक्शन 1 और केवल सेक्शन 2 से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं तो उनको भी हम करते हैं। अब सेक्शन 4 की तरफ हम आए। सेक्शन 4 का ताल्लुक शेयर ऑप्शन प्लान से है। कुछ टाइम पहले अभी मैंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का चैप्टर अपलोड करा था। आपने देखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है कि अगर कुछ टाइम तक आप अपनी सर्विसेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देंगे तो एग्रीड पीरियड के बाद हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे कुछ कंसेशनल रेट पर। करेक्ट? तो जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है कंसेशनल रेट पे, तो उस पर भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एलिमेंट होता है, यानी कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होती है। कैसे होती है ये समझने के लिए आप पहले इस क्वेश्चन को देखें 4.2 को, तो फिर मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। वो कह रहा है QX लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 1 लाख इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं 15 रुपये के हिसाब से विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर।
यानी कि एम्प्लॉयज़ को कहा गया है कि आप 1 लाख शेयर जो है 15 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹25। देखो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब मार्केट प्राइस होता है, वैसे तो खैर यहाँ लिखा ही है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब मार्केट प्राइस होता है और वो 25 है। अब कह रहा है कंपनी हैज़ 5 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज 16 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है तो वो आप मुझे 1 मिनट में बता देंगे, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 16 लाख है, कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। और कंपनी के अभी 5 लाख शेयर हैं, तो 16 लाख को 5 लाख से मैं डिवाइड कर दूं तो 3.20 बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस कंपनी ने ये कहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हम आपको 1 लाख शेयर्स देंगे। वैसे तो इन शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो 25 रुपये के हिसाब से है, यानी कि अगर कंपनी इन शेयर्स को मार्केट में इशू करती तो कंपनी को 25 लाख रुपए मिलते, लेकिन कंपनी ने अपने इन शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को देने का वादा करा है और अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह करके देने का वादा करा है कि हम आपको केवल 15 रुपये के हिसाब से ये शेयर इशू करेंगे। तो इसका मतलब कंपनी को 25 लाख नहीं मिलेंगे, इन 1 लाख शेयर पे कंपनी को सिर्फ 15 लाख रुपए मिलेंगे, सिर्फ 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी को 10 लाख रुपीस नहीं मिले। कंपनी को 15 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे जिसपे 25 लाख इनकी वर्थ है, लेकिन कंपनी को मिले सिर्फ 15 लाख और 10 लाख नहीं मिले। आप इमेजिन करो, अगर आज के दिन इस कंपनी को मार्केट से 10 लाख रुपए रेस करने हों, अगर कंपनी को 10 लाख रुपए रेस करने हों तो कंपनी कितने शेयर इशू करे, क्योंकि कंपनी का एक शेयर का प्राइस मार्केट में 25 रुपये है, तो 25 रुपये वाले कितने शेयर कंपनी इशू करे कि कंपनी के पास 10 लाख आए। सपोज इस कंपनी को 10 लाख रुपए रेस करने हों आज के दिन, तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। आप 10 लाख को 25 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि 40,000 शेयर्स कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि 40,000 इंटू 25 10 लाख होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कैसे समझना है कि ये 10 लाख रुपए कंपनी को नहीं मिले, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि कंपनी के 40,000 शेयर बाहर चले गए 25 रुपये वाले। इनडायरेक्टली इसका मतलब आपको समझना यह है कि इस 10 लाख का मतलब क्या हो गया, जो अमाउंट नहीं मिला है, कि कंपनी के 40,000 बाहर चले गए 25 रुपये वाले और उसके अगेंस्ट हमें कुछ नहीं मिला। आपको याद होगा जब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की मैंने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अर्निंग्स डाइल्यूट होती है पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से, क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं। इज ए क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स हमें नेट प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाती है जिसकी वजह से अर्निंग पहले के मुकाबले कुछ कम हो जाती है। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर का बेसिकली क्या मतलब है, वैसे तो मैंने आपको बताया था जैसे किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करा है और अगर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, ये तो मैंने कहा था। लेकिन पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है, वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। जैसे कि जब डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो कंपनी के पास कैश थोड़ी आएगा। इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ इनको भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर माना जाएगा, यानी कि कंपनी को जो ये 10 लाख रुपए नहीं मिले, अब आपने उस 10 लाख को मार्केट प्राइस से डिवाइड करके ये पता कर लिया कि एक तरीके से कंपनी ने 40,000 शेयर फ्री में इशू करें, क्योंकि अभी तो ये इशू नहीं करें, ये फ्यूचर में इशू होंगे, तो इसलिए इनको भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर माना जाता है। अब इस क्वेश्चन में कोई डिवेंचर वगैरह तो नहीं है। जब मैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूंगा तो मेरी अर्निंग तो 16 लाख की ही रहेंगी, लेकिन मेरे नंबर ऑफ शेयर पहले 5 लाख थे और अब 40,000 से वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब मैं 16 लाख को 5,40,000 से डिवाइड कर दूं, 16 लाख को 5,40,000 शेयर से डिवाइड कर दूं तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 2.96 की आ जाएगी। तो शेयर ऑप्शन में ये हमको करना होता है। और समझ ले, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल सीजन्स लिमिटेड के 12 लाख इक्विटी शेयर हैं, अभी तो 12 लाख इक्विटी शेयर हैं, और कह रहे हैं नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दीज शेयर्स इज ₹30 लाख, और नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स जो है वो 30 लाख का है। यानी कि नेट प्रॉफिट तो तुम्हें दिया है और अभी कंपनी के 12 लाख शेयर हैं, तो बेसिक अर्निंग तो 2.50 की है।
अब उसने आगे लिखा एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द ईयर इज 25। देखो एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब हमेशा मार्केट प्राइस होता है, तो ये मार्केट प्राइस है। आगे कह रहा है कि कंपनी हैज़ ऑप्शन टू सब्सक्राइब 2 लाख शेयर्स ऑफ 15 ईच। कह रहा है कंपनी ने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और वो 2 लाख ऑप्शन है जिनको कि एम्प्लॉय जो है 15 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी ने कितना वादा करा हुआ है। कंपनी ने 2 लाख ऑप्शंस का वादा करा है, यानी कि 2 लाख शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को देने का वादा करा है। पहले तो आप उनका मार्केट प्राइस कंप्यूट करें। मार्केट प्राइस अगर मैं इनका कंप्यूट करूँगा तो 2 लाख इंटू 25 मेरे ख्याल से ये कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 25 50 लाख आ जाएगा। तो 50 लाख अगर मैं इनको मार्केट में इशू करता तो 50 लाख रुपए मुझे मिलते, लेकिन मैं इन शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को कितने रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ, 15 रुपये के हिसाब से दे रहा हूँ। तो अगर मैं 15 रुपये के हिसाब से दे रहा हूँ तो कंपनी को इसका मतलब 30 लाख रुपए मिले। इसका मतलब ये है कि कंपनी को 20 लाख रुपीस नहीं मिले। अब आपने सोचना क्या है, 20 लाख तो नहीं मिले, लेकिन आपको सोचना ये है कि अगर आज के दिन कंपनी 20 लाख रुपए रेस करना चाहे तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो ऐसा देखने के लिए आपको मार्केट प्राइस 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये पता लग गया कि कंपनी को नियरली 80,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 25 रुपये के हिसाब से, अगर कंपनी को 20 लाख रुपए रेस करने हैं। तो इसका मतलब ये जो 20 लाख रुपए कंपनी को नहीं मिले, इनडायरेक्टली इसका मतलब है कंपनी ने 80,000 शेयर जो हैं वो फ्री में इशू कर दिए। करेक्ट। तो इसलिए ये पोटेंशियल शेयर है। तो इसलिए अब जब आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करेंगे तो 30 लाख का जो नेट प्रॉफिट है उसको 12,80,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे। 12 लाख शेयर पहले से ही थे, 80,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो 2.50 अब आपकी जो है अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो शेयर ऑप्शन में यही है, इसमें कुछ और है नहीं। और उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं, मैंने कहा सेक्शन 1 और 2 में से ही आने के चांसेस होते हैं, लेकिन सेक्शन 3 भी करना है, 4 भी, और अगर 4, 5 में से अगर आ गया, सेक्शन 4, 5 और 6 एक और सेक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी नॉलेज कम से कम पढ़नी चाहिए। बोनस इशू एंड री स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब होता है? री स्टेटमेंट का मतलब है पुरानी चीज को करंट ईयर में ठीक करना। पुरानी चीज को करंट ईयर में ठीक करने को हम कहते हैं री स्टेटमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए आप 5.2 को देखें। 5.2 में कहता है कि कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है 2023 और 24 में 11,40,000 का है। फिर कह रहे हैं नेट प्रॉफिट 24-25 में 22,50,000 का है। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 2003-24 में, यानी कि लास्ट ईयर के एंड तक कंपनी के शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख के थे। पहले मैंने यहीं तक पढ़ा। अगर मैं यहीं तक पढ़ूं और तुमसे ये पूछूं कि लास्ट ईयर 23-24 की आप मुझे बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करके दिखाएं या अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करके दिखाएं, तो आप कैसे दिखाएंगे? 23-24 का नेट प्रॉफिट 11,40,000 है, तो 11,40,000 को आप लास्ट ईयर के एंड में आपके पास टोटल शेयर जो है वो 5 लाख के हैं, तो 5 लाख से आप डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब लास्ट ईयर आपने बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करी होगी 2.28। अब मैं आ जाऊंगा 24-25 में। अब 24-25 में मुझे क्या करना होगा? 24-25 में एक तो मुझे क्या करना होगा, 24-25 की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करनी पड़ेगी। एक तो मैं 24-25 की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूंगा। 24-25 की अर्निंग पर शेयर जब मैं कंप्यूट करूंगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट 22,50,000 है, जाहिर है मैं उसको लूंगा। अब अर्निंग पर शेयर है, उसको मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा। पहले मेरे पास लास्ट ईयर के एंड तक 5 लाख शेयर थे, लेकिन अब उसने क्या लिखा कि हमने बोनस इशू करा 1/4/2024 को। हमने बोनस इशू करा है 1/4/2024 को, और करंट ईयर खत्म हो रहा है 31/3/2025 को। कह रहा है जो बोनस इशू आपने करा है 1:1 के रेशियो में करा है। इसका मतलब पहले आपके 5 लाख शेयर थे और हर एक को आपने 1 शेयर दिया। इसका मतलब ये है, आपको मालूम है जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी के पास कैश नहीं आता है। इज इट क्लियर टू यू? तो 5 लाख रुपए का आपने बोनस इशू करा, 5 लाख शेयर का। 5 लाख शेयर्स तो पहले से ही थे, 5 लाख शेयर और हो गए करंट ईयर में।
भाई 5 लाख शेयर तो पहले से ही थे, अब टोटल 10 लाख शेयर हो गए। अगर करंट ईयर की मैं अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूं, अर्निंग पर शेयर करंट ईयर में, करंट ईयर की अर्निंग जो हो गई अर्निंग पर शेयर वो इतनी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 2.25। लेकिन करंट ईयर में मैं करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर तो कंप्यूट करूंगा ही करूंगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे अर्निंग पर शेयर ऑफ 23-24, यानी कि मुझे लास्ट ईयर की अर्निंग, लास्ट ईयर का देखो एंड 23-24 है। आप बोलोगे सर लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर तो कंप्यूट कर चुके हैं, नो डाउट कर चुके हैं, हमें उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर में मुझे लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर को ठीक करना पड़ेगा। रीस्टेटमेंट का मतलब है ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक क्यों करना पड़ेगा, ठीक क्यों करना पड़ेगा, जरा ध्यान से सोचें। ठीक इसलिए करना पड़ेगा जैसे कि करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर 2.25 है, लास्ट ईयर की अर्निंग 2.28 है, तो एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि अर्निंग पर शेयर करंट ईयर की कम हो गई है। एक मिनट के लिए हमारे दिमाग में यही ख्याल आएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये भी ख्याल आना चाहिए कि लास्ट ईयर की आपने जो अर्निंग्स कंप्यूट करी हैं उसमें आपने बोनस एलिमेंट को नहीं लिया है, जबकि करंट ईयर में बिकॉज बोनस इशू हुआ है करंट ईयर की बिगनिंग में, तो करंट ईयर में आपने 10 लाख शेयर से डिवाइड करा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं लास्ट ईयर की अर्निंग को भी बोनस एलिमेंट को कंसीडर कर करके कंप्यूट करूं, तभी इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मैं लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर को ठीक कर रहा हूं, तो प्रॉफिट तो मुझे लास्ट ईयर का ही लेना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या मान करके चलूंगा, जैसे लास्ट ईयर के एंड में भी नंबर ऑफ शेयर 10 लाख थे, यानी कि बोनस शेयर मैंने इंक्लूड कर दिए, तो अब मुझे ठीक तरीके से कंपैरिजन मिलेगा। तो अगर मैं बोनस एलिमेंट को भी इंक्लूड करूं तो तब मैं ये देखूंगा लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर 1.14 है और करंट ईयर में 2.25 है। तो जब हम ऐसा करते हैं इसको बोलते हैं रीस्टेट करना। रीस्टेट तब करना पड़ता है जब बोनस इशू हो या राइट्स इशू हो, तब रीस्टेट करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस टॉपिक में यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक होता है जिसको देख करके बच्चे मैंने देखा घबराते हैं, इसको बोलते हैं राइट्स इशू का टॉपिक। मैंने बोनस इशू भी आपको करा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का चैप्टर तो आप कर ही चुके हैं, उसमें स्वेट इक्विटी शेयर भी कर चुके हैं, इसॉप भी कर चुके हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी मैंने अलग चैप्टर के रूप में कराया था, बोनस इशू भी करा दिया, बाय बैक ऑफ शेयर्स भी करा दिया, पूरे कोर्स ही हम करा चुके हैं। अब राइट्स इशू, राइट्स इशू का क्या मतलब है ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि कोई भी कंपनी जब फ्रेश इशू करती है, मैंने आपको बताया था जब कोई भी कंपनी फ्रेश इशू करती है तो अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को पहले ये बोलती है, पहले प्रेफरेंस देती है कि आप इन शेयर्स को खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और मैंने ये भी बताया था उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आप हमें बता दें कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे। राइट्स इशू के केस में हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस देते हैं कि आप इन शेयर्स को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, और ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा प्राइस में कंसेशन भी दिया जाता है। तो जब राइट्स इशू होता है तो उस केस में भी जो पुरानी अर्निंग पर शेयर है उसको मुझे रीस्टेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन राइट्स इशू के केस में थोड़ा सा हल्का सा काम टफ होता है, लेकिन आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखें केस स्टडी 6.1 को, इसमें भी तुम्हें लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 11 लाख, ठीक है, लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का प्रॉफिट, बिकॉज लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट उसने लिखा है 24 का, तो कैलेंडर ईयर है, नेट प्रॉफिट फॉर 2025, तो ये कैलेंडर ईयर्स दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट्स इशू। राइट्स इशू से पहले कंपनी के 5 लाख शेयर्स हैं, राइट्स इशू से पहले। अब कह रहे हैं कंपनी ने राइट्स इशू करा, कैसे करा, 1 न्यू शेयर फॉर 5, यानी कि हर 5 को 1 शेयर दिया। वैसे अगर आप राइट्स नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करना चाहते हैं, राइट्स शेयर्स, तो आप कंप्यूट भी करके देख सकते हैं। कंपनी के पास राइट्स इशू से पहले 5 लाख शेयर हैं, राइट्स इशू का चैप्टर मैंने आपको कराया भी हुआ है, और उसने कहा कि कंपनी राइट्स इशू कर रही है, हर 5 को 1 शेयर दे रही है। हर 5 को 1 शेयर देने का मतलब है कि कंपनी 1 लाख शेयर का राइट्स इशू कर रही है। तो इसका मतलब 1 लाख शेयर का राइट्स इशू हुआ है, ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो 1 लाख शेयर का राइट्स इशू हुआ है, वैसे उसने वो तुम्हें दे भी दिया है। और इम्पॉर्टेंटली जो राइट्स इशू हो रहा है वो 15 रुपये के हिसाब से हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू?
अब यहाँ पर एक डेट लिखी है, लास्ट डेट ऑफ राइट्स ऑप्शन, ये डेट ठीक कर लेना, ये 1 जून की बजाय 1 मार्च होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मैं अभी तुम्हें बाद में बताऊंगा, यहाँ पर भी ठीक कर लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्या करें। एनीवे, तो लास्ट डेट ऑफ राइट्स ऑप्शन जो है वो 1 मार्च की है, करेक्ट। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लेते हैं ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि कैलेंडर ईयर है तो 31/12/2025 को करंट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा और 1/1/2025 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया है भाई अगर आपको राइट्स ख़रीदने हैं तो 1 मार्च 2025 तक आप हमें बता दें, यानी कि करंट ईयर की शुरुआत के 2 महीने के अंदर अंदर आप हमें बता दें कि आपने ये शेयर ख़रीदने या नहीं ख़रीदने। इज़ इट क्लियर टू यू? नंबर 1। और जैसा कि राइट्स का जो प्राइस दिया हुआ है कि अगर आप इन शेयर को ख़रीदेंगे तो 15 रुपये के हिसाब से आपको ख़रीदने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें एक चीज़ और दी हुई है, फेयर वैल्यू प्रायर टू राइट्स ऑप्शन ₹21। राइट से पहले फेयर वैल्यू ऑफ राइट ऑप्शन का मतलब राइट शेयर से पहले जो मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का वो 21 है। राइट्स के ऑप्शन से पहले जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 21 रुपये पर शेयर चल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या होता है, पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये है कि करना क्या होता है। देखो, पहले तो तुम्हें समझना ये है कि मैं करंट ईयर की बात करूंगा। करंट ईयर जो है वो आपका 2025 है। करंट ईयर 2025 में मुझे क्या क्या करना होगा, पहले तो मैं करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूंगा, अर्निंग पर शेयर ऑफ करंट ईयर। अब अर्निंग पर शेयर ऑफ करंट ईयर को कंप्यूट करने से पहले थोड़ा सा एक तो मुझे ये कंप्यूट करना पड़ता है और उसके अलावा मैंने कहा मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा बी अर्निंग पर शेयर ऑफ लास्ट ईयर। अर्निंग पर शेयर ऑफ लास्ट ईयर यानी कि जो लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर है उनको मुझे कंप्यूट दोबारा करने का मतलब है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया जब भी बोनस इशू होगा या राइट्स इशू होगा आपको लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर को दोबारा से ठीक करना पड़ता है। ठीक तो क्या बोलेंगे, कंपेयर करने के पर्पज़ के लिए आपको रीस्टेट करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? ये 2 काम तो आपको करंट ईयर में करने ही होंगे, नंबर 1। और ऑफ कोर्स बिकॉज लास्ट ईयर की तुम्हें यानी कि लास्ट ईयर की भी तुम्हें अर्निंग के बारे में बताना होगा। लास्ट ईयर आपका जो है वो 2024 है, तो लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर भी आपको कंप्यूट करके दिखानी पड़ेगी। अगर मैं लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट जी 11 लाख रुपए का है, तो 11 लाख रुपए आप पहले तो लिख लें, 11 लाख, ये आपने लिख दिया 11 लाख। और लास्ट ईयर या राइट्स इश्यू से पहले उसने बताया कि आपके 5 लाख शेयर हैं, तो 11 लाख को मैं 5 लाख से डिवाइड कर दूं तो जो भी मेरे पास आ जाएगा इनके हिसाब से 2.20 है, तो 2.20 लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर तुम कंप्यूट कर चुके हैं, करेक्ट। अब मुझे बेसिकली ये 2 काम करने हैं, लेकिन ये 2 काम इतने आसान नहीं होते हैं जितना ये लगता है। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए। तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ज़रा जगह ढूंढ रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर अब मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ की अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। हाँ, तो मुझे करना क्या पड़ता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे। वैसे तो हम एक टेक्निकल टर्म है, पहले मैं वो लिख दूँ, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर ये तो बड़ा टफ वर्ड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो बच्चे छोड़ जाते हैं, इस टॉपिक को करते ही नहीं है। तुम्हारे लेवल पे तो कोई करता ही नहीं है इसको, मुझे मालूम है, ना कोई कराता है। लोगों ने तो पहला काम यही होता है जब वो CMA के बच्चों को पढ़ाते हैं, पहला काम उनको ये होता है बोलना कि हाँ बस ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ाई कर करके। कल आपने इंटरव्यू भी देना है और इस इंडेस को अब आप हायर लेवल पे भी नहीं पढ़ेंगे। समझना ये है कि जो इंडेस आप अभी पढ़ रहे हैं वो दोबारा आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन कल जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कुछ। एनीवे, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्यूट करने के लिए इनकी कंप्यूटेशन करने के लिए मुझे एक तो थ्योरेटिकल एक्स प्राइस कंप्यूट करना पड़ता है। थ्योरेटिकल एक्स प्राइस का क्या मतलब है, देखो थ्योरेटिकल का मतलब है कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए।
कहने के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल का मतलब तो ये हो गया सिर्फ कहने के लिए। एक्स का मतलब बाद में, बाद में, आफ्टर। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसको पूरी चीज को बताऊं तो इसका मतलब मैं क्या कंप्यूट कर रहा हूं, मैं राइट्स इशू के बाद शेयर का क्या प्राइस हो एटलीस्ट कहने के लिए, क्योंकि वो प्राइस मार्केट वगैरह में तो चल नहीं रहा, इसलिए वो कहने के लिए होता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग। तो राइट्स इशू के बाद एक शेयर का प्राइस क्या होगा, हम ये कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? अब ये कैसे कंप्यूट करेंगे? आप ये मानो कि इस कंपनी के जो ये 5 लाख शेयर हैं, ये सारे के सारे शेयर आप ही के हाथ में। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इकलौता शेयर होल्डर मान लो। तो अगर आपके पास 5 लाख शेयर हैं इस कंपनी के, और क्वेश्चन में दिया है कि राइट्स इश्यू से पहले एक शेयर का प्राइस 21 रुपये है, तो इसका मतलब जो शेयर आपके हाथ में हैं उनकी वैल्यू इतनी है, इतने रुपए के शेयर आपके हाथ में 5 लाख इंटू 21। अब कंपनी ने राइट्स इशू करा, तो राइट्स इशू 1 लाख शेयर का है, तो ये सारे शेयर आप ही को मिलेंगे राइट्स के, क्योंकि पूरे 5 लाख शेयर आपके हाथ में है। तो आपको इन शेयर को खरीदने के लिए लेकिन केवल 15 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके हाथ में टोटल 6 लाख शेयर हैं। अब उन 6 लाख शेयर की वैल्यू इतनी है 5 लाख इंटू 21 एंड 1 लाख इंटू 50। ये तो समझ सकते हो, इतने रुपए के शेयर आपके हाथ में, ये तो रुपी वैल्यू आ गई। इनको मल्टीप्लाइड करके जो भी आ गया ये तो रुपी वैल्यू आ गई। अब उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। आपके पास अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख। तो ऐसा करके जो वैल्यू आपके पास आएगी, वैसे वो 20 रुपए की आएगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये क्या बता रही है कि राइट्स इशू के बाद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शेयर का प्राइस 20 रुपए या एक शेयर की कॉस्ट 20 रुपए पड़ रही है। इसको ऐसे कहा जा सकता है। अरे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? आपके लिए तो प्राइस एक शेयर का 20 रुपए पड़ा ना। समझ में आ गया? तो इतने रुपए के शेयर्स हैं और 6 लाख शेयर आपके हाथ में, तो एक शेयर का प्राइस आपके लिए 20 रुपए है। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब है कि राइट्स इशू के बाद इस शेयर का क्या प्राइस है। जब आपने ये कंप्यूट कर लिया तो दूसरी चीज आपको कंप्यूट करनी है एडजस्टिंग फैक्टर। अब एडजस्टिंग फैक्टर कंप्यूट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि राइट से पहले कितना प्राइस था। अभी मैंने बताया राइट से पहले प्राइस 21 रुपए है। अब जो आपने राइट्स के बाद प्राइस कंप्यूट करा एक शेयर का, वो 20 रुपए। तो ऐसा करके ये 1.05 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर का भी मतलब ये हो गया कि राइट से पहले आपके पास एक शेयर है, तो राइट्स इशू के बाद अगर मैं इसको 1.05 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? ये 1.05 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब राइट्स के बाद आपके पास इतने शेयर हैं। इसका यही तो मतलब है, इजंट इट और नॉट? तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया, आपने ये दो चीज़ें कंप्यूट करनी है। कुछ मुश्किल लगा? अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो मुश्किल लगेगा, एक लॉजिकल रूल से समझेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं। एक ही चीज़ है, पहले वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, करेक्ट, कि कितना प्राइस बनता है आपका, और एडजस्टिंग फैक्टर कंप्यूट कर लिया। इसको कंप्यूट करने के बाद सबसे पहला काम तो मैं लास्ट ईयर की जो अर्निंग है करंट ईयर में, ये सब काम करंट ईयर में हो रहा है, जो स्टेप ए और बी है। करंट ईयर में लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर जो कि हम कंप्यूट कर चुके हैं 2.20, उसको रीस्टेट करते हैं। रीस्टेट करने के लिए, बिकॉज हम लास्ट ईयर की अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट आपका 11 लाख कितना था भाई? 11 लाख ही था, तो 11 लाख ही है। तो 11 लाख लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है। अब मैं, क्योंकि पहले मैंने जब ये अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करी थी लास्ट ईयर, इसमें हमने राइट्स का एलिमेंट नहीं रखा था। अब मैं राइट्स का एलिमेंट इंक्लूड करूंगा। कैसे करूंगा? लास्ट ईयर मेरे पास 5 लाख शेयर हैं। अगर मैं ये देखना चाहता हूं राइट्स का एलिमेंट इंक्लूड कर दूं इसमें, तो मैं कैसे करूंगा? जो एडजस्टिंग फैक्टर आया है उससे आप इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। यानी कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि लास्ट ईयर आपके पास 5 लाख शेयर नहीं थे, लास्ट ईयर के एंड में इतने शेयर थे। अब आप इसके हिसाब से अर्निंग कंप्यूट करेंगे। इसके हिसाब से अगर मैं अर्निंग कंप्यूट करूंगा तो ये 2.10 की आ रही है। यानी कि लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर जो विदाउट राइट्स इश्यू 2.20 है, अब आपने उसको रीस्टेट कर दिया 2.10 की। यानी कि ये अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर की अब मानी जाएंगी राइट्स एलिमेंट को कंसीडर करके। अब मुझे करंट ईयर में करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करनी है।
करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करनी है तो पहले तो मुझे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 15 लाख है, तो पहले तो मैं करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 15 लाख रुपए लूंगा। 15 लाख रुपए लूंगा। अब मैं ईयर के एंड में मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए पहले तो मैं ये देखूंगा करंट ईयर की बिगनिंग में मेरे पास कितने शेयर हैं। आप बताओ करंट ईयर की बिगनिंग में कितने शेयर हैं। 99% स्टूडेंट बोलेंगे कि 5 लाख शेयर हैं। अब आपको ऐसे नहीं बोलना है। अभी मैंने बताया, अब आप मान के चल रहे हो कि लास्ट ईयर के एंड में आपके पास इतने शेयर हैं, तो आप क्या मान के चलोगे कि करंट ईयर की बिगनिंग में आपके पास 5 लाख इंटू 1.05 शेयर्स थे। 1.05 शेयर्स थे, इतने शेयर आपके पास थे। दूसरा पॉइंट, लेकिन करंट ईयर में इन शेयर का, क्योंकि करंट ईयर की बिगनिंग में आपके पास इतने शेयर हैं, इन शेयर का इस्तेमाल यहां से यहां तक माना जाएगा 2 महीने का, तो इंटू 2/12 में इसको करूंगा। यानी कि करंट ईयर की बिगनिंग में इतने शेयर हैं, उनका यूज 2 महीने के लिए हुआ है। अब 2 महीने के बाद हम मान के चलेंगे इस तारीख को राइट्स इश्यू हुआ, तो अब आपके पास टोटल शेयर 6 लाख हो गए। 5 लाख तो पहले ही से, 1 लाख और शेयर आपको मिल गए, लेकिन इन 6 लाख का यूज इंटू 10/12 करेंगे। इंटू 10/12 करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में ये बात आपकी आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो इंटू, इसका मतलब ये आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होंगे, और अब आपकी जो भी अर्निंग आ जाएगी ये तकरीबन 2.25 की आएगी। तो अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ लास्ट ईयर की अर्निंग से कि लास्ट ईयर की अर्निंग इतनी थी, करंट ईयर की अर्निंग इतनी है। अब ये कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मैं इस अर्निंग को इस अर्निंग से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें राइट्स का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें लास्ट वाली अर्निंग को रीस्टेट करना पड़ता है। तो टफ क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, नो डाउट अबाउट दैट, और बहुत से स्टूडेंट घबराते हैं तो इसलिए वो टॉपिक भी छोड़ देते हैं। स्टूडेंट क्या, टीचर भी घबराते हैं कराने से कई। अब आप 6.2 को भी देखें। 6.2 में क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट 2024-25 का 25 लाख है। 2 साल के नेट प्रॉफिट तो आपको दिए ही होंगे। 25-26 का प्रॉफिट 40 लाख का है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग राइट्स इशू से पहले 12 लाख शेयर हैं, यानी कि इस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 12 लाख शेयर हैं। नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने हैं? 12 लाख शेयर हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख है। अब नीचे उसने लिखा है कि पिछले क्वेश्चन की तरह कि कंपनी ने राइट्स इशू करा, और राइट्स इशू करा 1 शेयर 3 शेयर के बदले में दिया। वैसे तो उसने दे ही दिया है, 4 लाख का राइट्स इशू हुआ, वो तुम कंप्यूट भी कर सकते हो। कैसे कंप्यूट कर सकते हो? राइट्स इशू, तुम्हारे 12 लाख शेयर हैं, हर 3 को 1 शेयर तुम दे रहे हो। हर 3 को फॉर 3 आप 1 शेयर राइट्स का दे रहे हो, तो इसका मतलब 4 लाख शेयर का राइट्स इशू है। अब उसने ये भी बताया कि राइट्स का प्राइस जो है वो 22 रुपये रहेगा। अब जो भी आदमी राइट शेयर खरीदेगा उसको 22 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। अब की बार क्वेश्चन में लास्ट डेट जो तुम्हें राइट्स की दी है वो 30 जून दी है, यानी कि जो राइट्स इशू की लास्ट डेट है वो आपको जो दी हुई है डेट इज इक्वल टू 30 जून 2025 दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अगर मैं अपना करंट ईयर देखूं तो करंट ईयर हमारा आपकी बार 31 मार्च 2025 को ख़त्म 26 को ख़त्म हो रहा है। 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है, और स्टार्ट ऑफ कोर्स ये 1/4/2025 को होगा, और 30 जून को, यानी कि करंट ईयर की शुरुआत से लेकर के 3 महीने तक, करंट ईयर की बिगनिंग से 3 महीने तक का वक्त आपको दिया गया है कि इस तारीख तक आप शेयर्स को खरीद लें। यानी कि आप ये मान के चलोगे जैसे राइट्स इशू इस दिन हुआ है। इज इट क्लियर? ये कहानी आपके सामने। और लास्ट में आपको दिया है कि राइट्स इशू से पहले शेयर का प्राइस मार्केट में 28 रुपये है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था? मैंने कहा था आप अपने आप को ये मानो कि इस कंपनी के जो 12 लाख शेयर है ना वो सारे के सारे आपके हाथ में। तो आप पहले तो ये चीज़ देख लो, 12 लाख, और ये जो 12 लाख शेयर है इनकी कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि राइट से पहले
प्राइस जो है 28 रुपये चल रहा है, तो इसका मतलब इतने रुपए के शेयर आपके हाथ में, प्लस अब आपको 4 लाख राइट शेयर और मिल जाएंगे, लेकिन इन शेयर को खरीदने के लिए आपको 22 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल जो शेयर आपके हाथ में निश्चित रूप से अब 16 लाख है और उनकी वैल्यू इतनी है। तो इतनी वैल्यू को तुम 16 लाख शेयर से डिवाइड कर दोगे तो इससे तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि जो प्राइस आ रहा है तुम्हारा, जो प्राइस आ रहा है ये 26 रुपये 50 पैसे जो प्राइस आ रहा है, बेसिकली ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, टर्प, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, यानी कि राइट्स इशू के बाद एक शेयर का प्राइस इतना बन रहा है। इसको कंप्यूट करने के बाद आपने बेसिकली एडजस्टिंग फैक्टर कंप्यूट करना होता है। एडजस्टिंग फैक्टर, अब जो प्राइस था आपके पास राइट से पहले, उसको इस प्राइस से डिवाइड कर देना है, 26.50 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आ जाता है 1.06। इसका यूज़ हम ये करते हैं कि जब लास्ट ईयर के शेयर को में हम राइट्स का एलिमेंट डालते हैं तो इसके थ्रू डालते हैं। बस ये 2 काम करने हैं। अब बाकी काम क्या करना है अपने आप को मालूम है। पहले तो मैं ईयर 2024-25 की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट कर लूँ। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट 25 लाख है और लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर 12 लाख है। ये तो हम लास्ट ईयर की अर्निंग कंप्यूट कर चुके हैं। फिर मैंने कहा करंट ईयर में, अब ये जो काम आप कर रहे हो ना करंट ईयर में कर रहे हो, ये जो 2 काम है, ये चीज और ये जस्ट वेट, ये काम और ये काम आप करंट ईयर में कर रहे हो, यानी कि 25-26 में आपको एक तो लास्ट ईयर की अर्निंग को रीस्टेट करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था कि लास्ट ईयर की अर्निंग को रीस्टेट करने के लिए मैं पहले तो लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी है, 25 लाख की है, ठीक है 25 लाख में लूँगा। लास्ट ईयर की अर्निंग को रीस्टेट करना है। लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर 12 लाख थे, उसमें राइट्स का एलिमेंट लाने के लिए मैं इंटू 1.6 कर दूंगा जो एडजस्टिंग फैक्टर है। तो अब मुझे यह पता लग गया कि अगर राइट्स के एलिमेंट को इंक्लूड करा जाए तो लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर 1.97 होती। अब मैं अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करूंगा करंट ईयर की। अब करंट ईयर की कंप्यूट करने के लिए पहले तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लेंगे जो कि 40 लाख है। अब मैंने बताया था करंट ईयर में करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के एंड में इतने शेयर हैं, 12 लाख इंटू 1.06 इतने शेयर हैं। तो पहले तो करंट ईयर की बिगनिंग में आपके पास इतने शेयर हैं और इन शेयर का यूज़ 3 महीने के लिए हुआ, क्योंकि 3 महीने के बाद राइट्स इशू हुआ है। तो ये वाले शेयर 3 महीने के लिए यूज़ हुए। राइट्स इशू के बाद आपके पास 12 लाख प्लस 4 16 लाख शेयर हो गए, तो उनका यूज़ 9 महीने के लिए हुआ। तो 40 लाख को इस फिगर से डिवाइड करेंगे 2.64 आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन से राइट्स इशू के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, वो भी आप कर लेना, करने होंगे तो, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे तो मोर देन इनफ है। बाकी मैंने अपेंडिक्स में डिफरेंस भी दिया हुआ है, इस डिफरेंस को भी आप पढ़ लेना। तो बावजूद इसके कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि सेक्शन 1, 2 और मैक्सिमम सेक्शन 3 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सेफ आपको मालूम है कि हम कोई भी 1.1% चांस भी नहीं लेते। दूसरी चीज़, अब हमने आपका तकरीबन सारा कोर्स करा दिया, चाहे आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करें, बोनस इशू की बात करें, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की प्लान की बात करें, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स की बात करें, और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बैंकिंग कंपनीज़ की, इंश्योरेंस कंपनी की, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ की, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई है। अब उसके बाद आपका एक NDS बच गया है, हालांकि उस NDS का ताल्लुक एम्प्लॉय बेनिफिट से है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें से आने के चांसेस कम है। मैंने कहा जितने भी NDS आपने पढ़े हैं, इन NDS में ज़्यादातर वैसे तो MCQ आएंगे, लेकिन 2 NDS ऐसे हैं जिसमें से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक तो NDS 2 और उसके अलावा NDS 33। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपके आखिरी स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।